नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी किसी तरह फिर से सत्ता पर तो आ गए, आप देख रहे हैं, और तो उन्हें इस गुमान में कतई नहीं रहना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि वो पिछले 2 बार की तरह ही ताकतवर हैं इस बार भी, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए हैं लेकिन सियासी हलचलें अभी और तेज होना बाकी हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका से लेकर इंडिया तक यानी भारत तक ईवीएम को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसके बाद एनडीए सरकार में घटक दलों की सीटें और कम होने के आसार बन रहे हैं। आपको बता दूं कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट में शिवसेना शिंदे गुट यानी एनडीए उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने महज 48 वोटों से जीत हासिल कर ली, और लेकिन उनसे मात खाने वाले अमोल कीर्तिकर शुरू से इसमें ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। और अब एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें यह बात सामने आई है कि वायकर के एक रिश्तेदार ने 4 जून को मतगणना वाले दिन फोन का इस्तेमाल करके ईवीएम को खोला और वोटों में गड़बड़ी की। बात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है दोस्तों कि पुलिस ने भी इसमें मामला दर्ज कर लिया, यानी एफआईआर दर्ज कर ली है, और कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है और ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला। और कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, पहले उसको लेके आते हैं, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस लिख रही है कि ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई ये लिख रही है, मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव आयोग से तो कांग्रेस, ये जो बात है, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और यहीं से दोस्तों एक बात साफ साफ समझ में आती है, और वो ये कि चुनाव आयोग से कांग्रेस काफी पहले से ईवीएम के मामले पर, ईवीएम के मसले पर जवाब मांग रही है। और कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी के लोग, कई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट, ये सब ईवीएम पर जवाब मांग रहे हैं। लेकिन आयोग ने इन बातों पर एक ही जवाब दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी मुंबई मामले में भी चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने जवाब दिया है, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। ये देखिए, वंदना सूर्यवंशी हैं रिटर्निंग ऑफिसर, और ये क्या कुछ कह रही हैं। ये कह रही हैं कि ईवीएम को खोलने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है, ये कहना है वंदना सूर्यवंशी का, जो आप जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनका वीडियो देख रहे हैं इसी स्क्रीन पर बिल्कुल बगल में। खबर पूरी तरह से गलत है और हमने पेपर को नोटिस इशू किया है, ये वंदना जी कह रही हैं। 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया गया है। और वंदना जी ये भी कहती हैं कि मैंने पेपर के रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की थी। आईपीसी की धारा 505 और 499 के तहत उन्हें नोटिस भेजेंगे। गौरव को जो मोबाइल रखने की इजाजत दी गई थी वो उनका खुद का मोबाइल था। पुलिस की जांच के बाद हम इंटरनल जांच करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बाद में हम बताएंगे, या आगे तय किया जाएगा कि इंटरनल हम जांच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये कहना है रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी का। जो इन्होंने कहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या कितना सही कह रही हैं और क्या कुछ यहां पर बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ, अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, इस मामले को थोड़ी देर के लिए यहां रखते हैं और चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में दरअसल दोस्तों रॉबर्ट कैनेडी ने भी, जी हां, अमेरिका में रॉबर्ट कैनेडी ने भी प्यूर्टो रिको के चुनाव में, अभी आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसी में प्यूर्टो रिको के चुनाव में वीवीपैट की गिनती में गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी की खबर को शेयर करते हुए ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। वहां पर कुछ जगहों पे जो चुनाव हुए हैं वो वहाँ ईवीएम से भी हुए हैं, और एक जगह गड़बड़ी इतनी हुई कि ईवीएम में वीवीपैट से गिनती हुई, और वहाँ पर जो गड़बड़ियाँ ईवीएम के इस्तेमाल पर वहाँ सवाल उठाए गए हैं। और एलन मस्क, जो सोशल मीडिया हैंडल जो है ट्विटर, या जिसे अब एक्स कहते हैं, एलन मस्क ने भी लिखा है अपने ही ट्विटर पर कि इसका उपयोग रोक देना चाहिए। किसका? तो ईवीएम का उपयोग पूरी तरह से रोक देना चाहिए। और ये जब लिखा एलन मस्क ने,
तो बीजेपी की तिलमिलाहट सामने आ गई। राजीव चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने तो अनाप शनाप तक कह दिया एलन मस्क को। खैर, कांग्रेस और शिवसेना तो मुंबई में हुए खेल पर सवाल उठा ही रहे हैं। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या किया है, और वो भी एलन मस्क के मामले में, और कह रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई देशों में कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी की खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि यही बात समाजवादी पार्टी और हमारे देश का संपूर्ण विपक्ष और मतदाता न जाने कितने वर्षों से बोल रहा है। प्रबुद्ध वर्ग इस मांग के साथ आंदोलनरत है, लेकिन सत्ताधीश की चुप्पी से संवैधानिक संस्थाएं ईवीएम के मुद्दे पर निर्णय देकर पटाक्षेप करने में अब तक असहाय नजर आई हैं। ईवीएम के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी के बावजूद पटाक्षेप करने यानी पर्दे को गिराने में नाकामी मिली है, ये अखिलेश कह रहे हैं। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा इस समय जिस तरह फिर से तूल पकड़ चुका है, उससे अब एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है, ये साफ है। और क्योंकि बीजेपी की सीट कम होने का मतलब है उसकी कमजोर नींव पर एक और चोट लगना, प्रहार होना। बीजेपी ले देकर किसी तरह सत्ता में बनी रहेगी, ये दिखाई देता है आज की तारीख में, लेकिन उस पर और संवैधानिक संस्थाओं पर जो भरोसे का और विश्वसनीयता का संकट कायम है, क्या उसके बाद वो विपक्ष को सवाल उठाने से रोक पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच राहुल गांधी का ट्वीट भी बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया इसी ईवीएम के मसले पे। लाइए जरा स्क्रीन पर। राहुल गांधी साफ लिख रहे हैं कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर राहुल गांधी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। कौन शिकार होता है? लोकतंत्र हो जाता है शिकार। और इसीलिए यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिर इस लोकतंत्र को बचा के कैसे रखे। वंदना सूर्यवंशी ने अपनी बात तो रख दी कि यहां कोई भी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन क्या जनता इस बात पर विश्वास करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच क्या मोदी अपना कार्यकाल इन तमाम सवालों के बीच घिरते हुए पूरा कर पाएंगे? यह और भी बड़ा सवाल है। विपक्ष को सवाल उठाने से क्या मोदी सरकार रोक पाएगी? यह भी एक सवाल है। चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाऊंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले जरा मैं चाहूंगा कि प्रियंका चतुर्वेदी ने इसी मसले पर जो वीडियो अभी से थोड़ी देर पहले जारी किया था उसको जरा स्क्रीन पर ले आइए। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव गुट से सांसद हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन यहां मामला सिर्फ ईवीएम का नहीं है दोस्तों। एनडीए सरकार को बड़ा झटका और पलटे की बाजी हम जो लिख रहे हैं इसके क्या मायने हैं ये भी हम समझेंगे। लेकिन पहले ईवीएम से होते हुए इस देश की राजनीति और राजनीति में अगला सप्ताह क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों एनडीए के दो सहयोगी दो राह पर नजर आते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हों, और कैसे संसद भवन के अंदर अब घमासान होने जा रहा है और वहां से भी नरेंद्र मोदी बहुत फंसे हुए नजर आते हैं। पहले प्रियंका चतुर्वेदी को सुनिए। नमस्कार। आज इलेक्शन को लेकर एक और गंभीर आरोप सामने आया है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, जो पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक एफआईआर को लेकर। हाल ही में जब 4 जून को चुनाव हुए थे तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर जी
को घोषित किया गया था कि वो हार गए हैं 48 वोट से, और जो विजयी घोषित किए गए थे वो रविंद्र वाइकर हैं, जो एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी से गद्दारी कर शिंदे पक्ष में गए थे, हाल ही में पक्ष में गए थे क्योंकि उनको ईडी और सीबीआई का डर था, उनको जेल जाने का डर था, और उसी के चलते उन्होंने एकनाथ शिंदे का हाथ थामा था और उनको उम्मीदवारी घोषित की गई थी महायुति की तरफ से। जब वोट काउंटिंग शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, वोट काउंटिंग में उनको अमोल कीर्तिकर जी लीड कर रहे थे, यहाँ तक कि 2200 वोट से उनको विनर डिक्लेयर कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग रविंद्र वाइकर ने मांगी। 2 बार रिकाउंटिंग के बाद अचानक से ही खबर आती है कि 48 वोट से रविंद्र वाइकर जी की जीत हुई है। फिर बाद में चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये पता चला एक अरोड़ा जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और एक शाह जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने वनराय पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर कहा कि किस तरीके से रविंद्र वाइकर के साले वो एक मोबाइल फोन बिल्कुल भी काउंटिंग एरियाज में अलाउड नहीं है। 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी हैं और किसी को भी ये अनुमति नहीं दी गई है कि वो मोबाइल फोन्स लेकर जाएं, और वो मोबाइल फोन लेकर गए थे। इसको लेकर उन्होंने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन पर, वनराय पुलिस स्टेशन पर। एफआईआर दर्ज करने में देरी लग रही थी कि पुलिस स्टेशन कह रही थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। फिर एफआईआर दर्ज हुआ। अमोल कीर्तिकर जी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी उस दिन की जिस दिन वोटिंग चल रही थी। 77 कैमरास हैं और उनका अधिकार बनता है कि सीसीटीवी फुटेज वो मांग सकते हैं, पर उनको वो सीसीटीवी फुटेज डिनाई कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस भी मांग रही है टू एस्टैब्लिश दैट क्लेम। पर खैर, इन्वेस्टिगेशन में अब सामने ये आ रहा है कि ये जो मोबाइल फोन था उस पर ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी आ रहा था। और जो मंगेश पांडलीकर हैं, जो उनके साले हैं, उनके साथ एक और जन पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो है दिनेश गुर्रव। दिनेश गुर्रव कौन है? वो ऑनकोर जो ऑपरेटर है, पोल पोर्टल जो होता है, ऑपरेटर है और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ये दोनों का नाम आ रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे और ओटीपी उनके हाथ पे आ रहा था और वो उसके माध्यम से पोस्टल बैलेट्स की हेराफेरी हुई है। तो क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या ये सब चीज का संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको ऑन होल्ड नहीं रख देना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर हम फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, और वो भी मुंबई पुलिस में, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वाइकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। जैसे कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था सीसीटीवी के, तो चंडीगढ़ का मेयर, इसकी बात यहाँ हो रही थी। और ये हैं प्रियंका चतुर्वेदी। हमारे साथ 3 साथी मौजूद हैं। राहुल लाल जी मौजूद हैं, नवेंदु जी मौजूद हैं और मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि क्या ईवीएम के सहारे बनी है ये सरकार, एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है। और क्या सिर्फ और सिर्फ मुंबई उत्तर पश्चिम का ही ये मामला है या ये मामला देश के और भी कई सीटों का है? ये एक बड़ा सवाल यहां पैदा होता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की गुंजाइश क्यों नहीं रखी जा रही है? और इस पारदर्शिता को क्या इस देश की जनता डिमांड इसकी नहीं कर सकती? क्या इस देश के वोटर्स को यह अधिकार नहीं है कि उनका वोट कहां जा रहा है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन जो सवाल यहां खड़े हो रहे हैं और जो बात कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, या जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी, या जो बात कह रहे हैं एलन मस्क, या जो बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे दलों के नेता जो बात कह रहे हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या यहां समझा जाए कि ये जो चुनाव है हेर फेर करके बीजेपी सत्ता पर आसीन हुई है, एनडीए सत्ता पर काबिज हुई है, ये माना जाए? आखिर कहां है चुनाव आयोग जो इस चुनाव में पारदर्शिता की बात तो करता रहा, लेकिन ऐसे सवाल अगर पैदा हो रहे हैं तो जो जवाब मिल रहे हैं वो जवाब कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। जैसे अगर
कहा जा रहा है, पुलिस भी मांग रही है कि सीसीटीवी फुटेज दें। 70 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज अगर मांगे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ये क्यों कह रही हैं कि हम ये नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर पर ही देंगे सीसीटीवी फुटेज। चलिए, कोर्ट में भी यह मामला जाएगा, ये तय मानिए। लेकिन क्या यहां से एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग सकता है? क्या बाजी पलट सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तीनों साथी मौजूद हैं। थोड़ी देर में दो एक साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और सीधे नवेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए नवेंदु जी इस मामले को, और यहां से क्या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार के लिए अच्छे दिन दिखाई देते हैं? राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखे, पूरा ये जो मामला है, दरअसल इसका तो अंदेशा था ही, लेकिन उस अंदेशे को कि ईवीएम का एक मजाकिया तौर पर बना के जो सरकार है या नरेंद्र मोदी या फिर जो है वो इसको एक मजाकिया तौर पर बना दिया था उन्होंने। लेकिन ये मसला तब भी था और अब भी है। और किसी की बात अगर मान लीजिए कि हम लोग ना भी माने, चलिए राहुल गांधी की भी बात नहीं मानते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी की भी बात नहीं मानते हैं, लेकिन एलन मस्क जो है वो तो टेक्निकली जो है और पूरे उस मामले में तो सबसे बड़े ज्ञाता हैं। उनकी एक से एक उनके पास टेक्नोलॉजी को समझने वाला इंसान है और उसके साथ रोज दिन जो है वो प्रयोग करके और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले भी इंसान है। तो एलन मस्क की ये बात जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, विचारणीय है। और फिर मुझे लग रहा है कि और कोई भी आदमी कुछ भी बोले काउंटर में, उसका मतलब नहीं रह जाता है। पॉलिटिकली जो है वो शुरू से राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन इस मसले को उठाता रहा ईवीएम के सवाल पर। लेकिन ईवीएम के सवाल चलते चलते फिर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया तो बात थोड़ी ठंडी पड़ गई। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आए हैं और रिजल्ट के बाद जो तमाम कहानियां, किस्से और जो सबूत इकट्ठा करने में जुटा हुआ विपक्ष जो सबूत निकाल कर लाया है, वो चाहे यूपी से हो, तो मैं यहां तक कहूंगा कि बिहार से हो तो भी, तो वो सारे, और महाराष्ट्र तो कहने ही क्या है, तो हर जगह से ये जो सबूत या कहानियां जो पता चल रही हैं, जो फैक्ट्स फाइंडिंग जो कर रही है विपक्षी पार्टियां, तो वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि बड़े पैमाने पर, यानी कि बड़ी तादाद में सीटों पर हेरफेर किया गया है। और एक तो मैं एक किसी एक्सपर्ट का ही नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम के जो सवाल पर याचिका लेकर गए थे, तो महमूद प्राचा, हाँ महमूद प्राचा, तो उनको मैं सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि साहब वो तो लगभग 110 सीटों पर ऐसी सीटें हैं जो कि सीधे सीधे जो है वो धांधली हुई है, या तो काउंटिंग के स्तर पर हुई है, ईवीएम के स्तर पर हुई है। तो ईवीएम और काउंटिंग ये दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये एक तरह से बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि जो हालात थे उस चुनाव के दरमियान और जिस तरह का जो बार बार लोग कह रहे थे, और तो अब विपक्ष भी कहने के लिए, सत्ता पक्ष भी कहने के लिए मजबूर हुआ कि वो कह रहा है कि हाँ साहब अंदाजा नहीं था। तो जनता चुनाव लड़ रही थी, ये जो बातें कह रही थी, तो जनता ने सचमुच में, मुझे लग रहा है राजीव जी और हम सब लोगों को लग रहा है कि जनता ने सचमुच में चुनाव को जो है एक तरफा कर दिया था। जिस नरेंद्र मोदी और जिस बीजेपी को ये अनुमान था और आकलन था कि चुनाव उनके पक्ष में एक तरफा है, तो जनता ने अपने पक्ष में कर लिया था चुनाव। और यही वजह है कि एक साथ कहीं से ऐसा सुर नहीं सुनाई दे रहा था जिसमें कि हम लोग समझ भी पाए, चाहे वो बिहार की सीटें हो तो भी। मैं बिहार का इसलिए जिक्र करूंगा कि महाराष्ट्र में तो रिजल्ट फिर भी आया, उत्तर प्रदेश में उस अपेक्षा से रिजल्ट आया, बिहार का रिजल्ट भी बहुत अपेक्षित था कि वो इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें दिलाकर लाएगा। और तेजस्वी यादव की जो भीड़ है, राहुल गांधी की जो संयुक्त सभाएं हो रही थी बिहार में, वो सब भी इस बात का संकेत दे रही थी। तो मैं कह रहा हूं कि फिर भी जो है बिहार में जो रिजल्ट आया है
वो जाहिर तौर पर प्रश्नवाचक खड़ा करता है। तो अब अगर इस पर मुस्तैदी से जांच हो और विपक्ष, मेरा मानना है कि विपक्ष इन सवालों को लेकर के पूरे फैक्ट फाइंडिंग के साथ उसको देर नहीं करना चाहिए और सदन और राजनीतिक जो संसदीय कार्यविधि है वो चलती रहे, लेकिन इस पर एक आंदोलनात्मक रुख निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को अपनाना चाहिए और इन सारे फैक्ट फाइंडिंग को लेकर के सड़क पर आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो रिपोर्टिंग आ रही है उसमें भारी हेरफेर हुई है, तो ये चीज निश्चित रूप से मोदी सरकार पर, जो येन केन प्रकारेण जो बन गई, उस मोदी सरकार पर यह भारी एक आफत और संकट आ सकता है और ये संकट को और बढ़ाया जा सकता है या उसको पिन पॉइंटेड किया जा सकता है, क्योंकि चुनावी धांधली जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तरह से हिंसा ही है, आप कहें तो एक जो है वायलेंस थ्रू ईवीएम, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए किसी भी लोकतंत्र के लिए। तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी इसको सीरियसली लेगा और इस मामले को एक तरफ सड़क पर और दूसरी तरफ से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो सड़क से संसद तक इस मामले को उठाया जाना चाहिए। जी राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जैसे इस पर प्रतिक्रिया दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया है। एक बार फिर से राहुल गांधी के ट्वीट को ले आइए, फिर राहुल लाल जी के पास चलेंगे हम और उनसे समझेंगे कि आगे क्या कुछ चल रहा है। राहुल गांधी साफ साफ लिख रहे हैं कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। ये कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स की तरह है ईवीएम और किसी को भी उसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है ये लोकतंत्र। ये कह रहे हैं राहुल गांधी और यहीं से ये बात साफ साफ समझ में आती है कि आखिर राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स क्यों कहा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। आप जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। प्लेन में ब्लैक बॉक्स रखते हैं जो बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है और उसमें किसी भी गड़बड़ी, कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर होती है तो उसकी जांच होती है। उस जांच से पता चलता है कि इसके अंदर क्या हुआ। प्लेन में अगर कोई प्लेन क्रैश होता है या कुछ भी होता है तो ब्लैक बॉक्स से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें परमानेंट रिकॉर्डिंग होती है। यही तो परमानेंट यहां भी है, लेकिन ये परमानेंट कहां जाकर अटक गया है ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से आना चाहता हूं राहुल लाल जी, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। और यहां समझना बहुत जरूरी है ईवीएम के जरिए क्या यह सरकार चल रही है, और यहां से यह भी समझना जरूरी है कि क्या ये जो मामला एक मामला है, लेकिन यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वंदना जी जो बात कह रही हैं इसके बहुत मायने हैं। वंदना जी ने जो कहा है एक बार पढ़ के सुना देना चाहता हूं, और वो साफ साफ कह रही हैं वंदना जी, बट ऑब्वियस है कि वो बातों को या जो कुछ उनके ऊपर आरोप है उसको वो नकारेंगी, और नकारते हुए कह रही हैं कि ईवीएम को खोलने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार ने जो छापा है, जो हम लगातार अखबारों की कतरने भी दिखा रहे हैं उसी फ्रेम में जहां पर वंदना जी दिख रही हैं, ये देखिए ये अखबार है मिड डे ने छापा है, लोकमत ने छापा है, इन अखबारों ने छापा है। तो यहां कह रही हैं वंदना जी कि अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है, खबर पूरी तरह से गलत है। हमने पेपर को नोटिस दिया है, नोटिस इशू किया है। 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया गया है और मैंने पेपर के रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की थी। आईपीसी की धारा 505 और आईपीसी की धारा 499 के तहत उन्हें नोटिस भेजेंगे। गौरव को जो मोबाइल रखने की इजाजत दी गई थी वो उनका, दरअसल गौरव ने गुरब को दी गई थी, उनका खुद का मोबाइल था। पुलिस की जांच के बाद हम इंटरनल जांच करेंगे कि नहीं ये आगे तय किया जाएगा। पुलिस की जांच के बाद हम इंटरनल जांच करेंगे कि नहीं करेंगे ये आगे तय किया जाएगा। ये कह रही हैं वंदना जी ये भी कह रही हैं, रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी, उनका ये भी कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। हम सीसीटीवी फुटेज देने के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तब हैं जब कोर्ट हमें आदेश करे। ये सारी बातें यहां हो रही हैं और यहां से
ये तो एक मसला है, एक मामला है जिसका खुलासा आज हुआ है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहां जो लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनडीए सरकार को बड़ा झटका और पलटेगी बाजी। ये क्यों कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस पे हम आगे आएंगे। लेकिन यहां से जरा समझना चाहता हूं राहुल लाल जी, इस चुनाव जो लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आया, उस रिजल्ट को लेकर जैसे नवेंदु जी कह रहे थे कि लगभग 100 से 150 सीटें ऐसी हैं जहां मामला गड़बड़ है और इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, कई जगह यहां तक आया और प्रशांत टंडन जी उस पर और खुलासा करेंगे कि काउंटिंग होनी थी, वोट कितने पड़े और काउंटिंग कितनी हो गई, कई सारे वोट को रद्द कर दिए गए। ये सब आखिर क्या है, इन सब पे भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन क्या ये बातें यही दब के रह जाएंगी? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, चाहे उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चाहे एमके स्टालिन, ये तमाम नेता या अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में हैं, ये तमाम नेता चुपचाप देखते रह जाएंगे या आगे कुछ होगा? ये सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ी सी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तब। राहुल लाल जी, देखिए, जो पूरा गंभीर मामला है ये काफी गंभीर है। राहुल गांधी ने जो उठाया है मामला, वो भी गंभीर मामला उठाया है। और जो वंदना जी का जो स्पष्टीकरण है, वो स्पष्टीकरण नहीं है, वो दरअसल पारदर्शिता के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जोरदार हमला है। अगर 77 सीसीटीवी कैमरे हैं तो सीसीटीवी कैमरे को तो चुनाव आयोग को खुद ही चाहिए कि वो खुद ही दिखा दे लोगों को। एक लोकतंत्र में हम लोग मानते हैं कि पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो फिर यह शर्त क्यों जो है कि रखा जा रहा है कि पहले आप कोर्ट जाइए, फिर कोर्ट के आदेश के बाद आपको सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाए जाएंगे आपको। देखिए, वहां का जो पूरा उत्तर पश्चिम मुंबई का जो पूरा मामला रहा, पहले 1 वोटों से जीत रहे थे उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी और फिर रिकाउंटिंग करके 48 वोटों से हरा दिया जा रहा है। आप याद कीजिए राजीव जी, मामला केवल वहीं का नहीं है और मामला केवल लोकसभा चुनाव का नहीं है। हम लोगों ने देखिए बड़े पैमाने पर ध्यान अगर इसके ऊपर जाता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020, उसमें तेजस्वी यादव लगभग जो है कि उस चुनाव को जीत चुके थे, लेकिन कई सीटों पर जबरन हेराफेरी करके वहां पे उनको सत्ता से बाहर किया गया। फिर अगर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आते हैं, वहां पर भी फिर जो है कि ईवीएम की वो गड़बड़ी नजर आती है। अब तो देखिए ईवीएम की गड़बड़ी इतनी घोषित तक की हो गई है राजीव जी कि हम लोग जब चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो हम लोगों के पास भी 2 तरह के आंकड़े होते हैं। चुनाव से पहले जब हम लोग आकलन कर रहे थे तो हम लोगों का आकलन क्या जा रहा था कि बीजेपी 160-170 सीट, लगभग ये 150, 160, 170 सीटों का हम लोग आकलन कर रहे थे। और ये भी हम लोगों को पता था कि बीजेपी उसके बाद उसमें एक बड़ी बढ़त जो लेगी वो ईवीएम के गड़बड़ी के माध्यम से लेगी। और अभी भी देखिए वही चीज दिख रहा है, 240 पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो करीबन 70-80 सीटों का बढ़त जो है वो ईवीएम के मामले से सीधा सीधा दिख रहा है बीजेपी को बढ़त। मामले एक ही नहीं है, हम लोगों ने तमाम मामलों पर चर्चा की है राजीव जी आपके साथ। वो जो 1,60,00,000 वोटों में जो वोट प्रतिशत में वृद्धि की गई, वो वोट कहां गए? वो तो वो उन वोटों का लाभ किसे प्राप्त हुआ? ये कई तरह की गड़बड़ियां हैं और इन गड़बड़ियों के कारण अब विश्लेषकों को यह परेशानी होती है कि भाई हम अपना आंकड़ा कैसे बताएं। तब हम लोग कहते थे चुनाव से पहले कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आती ही होगी, लेकिन अगर ईवीएम की गड़बड़ियां होंगी तो उसको कहीं कहीं वो सीमा रेखा से कुछ सीटों पर पीछे होगी। और वही स्थितियां देखिए राजीव जी वो हम लोगों को नजर आ रही है। इसलिए जो राहुल गांधी ने कहा है और एलन मस्क ने जो बयान दिया है, क्योंकि वो देखिए उनका बयान काफी मायने रखता है इन चीजों को लेकर। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र जी ने कि वो तमाम वो टेक्नोलॉजी के इसके एक्सपर्ट हैं और वो अगर उसे खारिज कर रहे हैं, हम लोग तो प्रैक्टिकल के आधार पर उसे खारिज कर रहे हैं। और ये चीजें कहना कि नहीं उसमें वो सिस्टम बिल्कुल एलान है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, ये बात कहीं पर भी तथ्यों तर्कों के आधार पर नहीं दिखाई देती है। इसलिए अब तो ये समय आ चुका है राजीव जी कि तमाम दल उसके साथ एकजुट होकर खड़े हो, चूंकि ये स्थितियां तब तो फिर ऐसी स्थिति होगी कि भारत में फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल एक सपने वाली स्थिति रह जाएगी। आप सोच के देखिए कि ये पूरा लोकसभा चुनाव बीत गया, कितना लंबा पीरियड का लोकसभा का चुनाव हुआ, अब तो चुनाव आचार संहिता जैसे मामले बचे ही नहीं। जैसे लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नामक कोई चीज बची ही नहीं इस देश में, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर कौन चर्चा करेगा? यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष तौर पर वोटिंग होना मुश्किल हो गया। आपको देखिए, मुझे अभी भी याद है वोटिंग के दिन जब वहां पे वोटिंग से पहले जौनपुर में जब चुनाव हुए थे, इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट निर्देश थे। हालांकि ठीक है समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन जब निर्देश ये था कि जो ईवीएम मशीन, जो रिजर्व वाले ईवीएम मशीन है, वो काउंटिंग वाले एरिया में नहीं रखे जाएंगे, उसका अलग जगह पे डिस्पोजल होगा उसका। फिर भी उस
कई ईवीएम की गाड़ी देर रात वहां पे आ रही थी। फर्रुखाबाद में क्वारंटीन के दिन हम लोगों ने देखा, जयपुर ग्रामीण में देखा। मतलब भारत में इस तरह के कम से कम आप अगर जोड़े उस दिन का इंसिडेंट अगर क्वारंटीन के दिन राजीव जी, जहां पे विवाद हो रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो वो जगह ही कम से कम 70-80 स्पॉट्स हम लोग को दिखाई दे देंगे जहां बेईमानी होने के पूर्णतः स्पष्ट संकेत चुनाव के दिन भी नजर आ रहे थे। तो वो तो फिर परिणाम में होना ही था। तो ईवीएम और ईवीएम से पहले अगर याद करें प्रथम चरण के चुनाव से ही, केवल एक आखिरी पंक्ति कहूंगा कि पहले तो पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करना कि जहां पे इंडिया अलायंस के लोग ज्यादा वोटिंग दे रहे हो, उनको वोट देने के लिए वोटिंग स्थान पर पहुंचना एक कठिन चीज करना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग स्थान पर पहुंचाना कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डाल पाए। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। तो देखिए, एक वो गड़बड़ी, ईवीएम की गड़बड़ी, क्वारंटीन की गड़बड़ी, ये तमाम गड़बड़ियों के बावजूद इंडिया अलायंस के नंबर है। अगर ये गड़बड़ियां नहीं होती तो इंडिया अलायंस प्रचंड बहुमत के साथ आज सरकार बना रही होती, उसे किसी प्रतीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती राजीव जी। हमें नहीं उम्मीद है कि ये गड़बड़ियां होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम मैं उसे अभी भी 160-170 ईमानदारी के स्तर पर अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो बीजेपी उसे 160 से 170 के लायक की योग्यता रखती है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ईवीएम का मामला एक बार फिर से सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी का वो भाषण, अगर याद नहीं है तो एक बार सुना देता हूं। और फिर आते हैं प्रशांत टंडन जी के पास। और समझना यहां जरूरी है कि आखिर वो किस अहंकार, क्या वो अहंकार था या वो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो कह रहे थे कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। हालांकि मर गई होना चाहिए, लेकिन खैर स्त्रीलिंग पुल्लिंग या यहां हम हिंदी सुधारने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मामला यहां पर यही है कि नरेंद्र मोदी किस अहंकार में ये बात कह रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि ईवीएम की सेटिंग हो चुकी है? क्या नरेंद्र मोदी इस देश के मतदाताओं को इतना भरोसा दिलाएंगे कि यहां चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है, पारदर्शी है और यहां कोई गड़बड़ी नहीं है? देश के प्रधानमंत्री है, उम्मीद तो उनसे की जा सकती है। सुनिए जरा नरेंद्र मोदी जी को। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी भारत के लोकतंत्र की ताकत की बात कर रहे थे, लेकिन उसी लोकतंत्र के ताकत की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं और उसमें जो दीमक है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जो लिख रहे हैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले तो ये लिख रहे हैं कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है, इस लाइन को समझने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भारत के लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं, उसी भारत के लोकतंत्र के बारे में राहुल गांधी जो लिख रहे हैं इस पर भी गौर फरमाना चाहिए। लिख रहे हैं कि जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। क्या यह लोकतंत्र धोखाधड़ी का शिकार हो गया है? यह सवाल बहुत बड़ा यहां पर लेकर आए हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी क्या इसका जवाब देंगे? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और इसके साथ साथ यहां जो बातें वहां से निकल के आ रही हैं, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से यानी मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जो बात निकल के आ रही है, उस बात का जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? यह सवाल है। और यहीं से यह सवाल भी उठता है कि क्या एनडीए सरकार को झटका लगने जा रहा है? अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, यह मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में
ईवीएम पर कई तरह की के अभी और भी अर्जियां लगी हुई हैं, कई तरह की। उन अर्जियों के साथ साथ और कोर्ट अच्छी तरह से जानता है कि चंडीगढ़ में क्या हुआ था, जिसका जिक्र अभी कर रही थी प्रियंका चतुर्वेदी कि चंडीगढ़ की तरह ये मामला ना हो जाए और कोर्ट पहुंचेंगे तो क्या होगा ये सब। अब महमूद प्राचा हों या एडवोकेट मिश्रा हों, ऐसे कई सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस पर और लगातार 4 तारीख के बाद से इस मसले को उठा रहे हैं। कई लोग, प्रशांत टंडन जी आपके पास भी कई सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अभी आप बताएंगे ही, जिसमें ओरिजिनल वोट और काउंटिंग के वोट और वोट रद्द किए गए, ये सारी चीजें हैं। आखिर अभी तक तो आप आराम से बेखौफ जो चाहते थे कर लेते थे, इसलिए आप उस दिन कह रहे थे कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। इसलिए आप कह रहे थे कि 4 तारीख को मुझे लग रहा था कि ये विपक्ष के लोग ईवीएम की अर्थी के निकाल के जुलूस निकालेंगे, अर्थी की जुलूस निकालेंगे, ये आप कह रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है इसमें आपकी चुप्पी कहां चली जाती है। यहां आप एक रिटर्निंग ऑफिसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर साफ साफ 77 कैमराज जो रिकॉर्डेड हैं और उन कैमरा के सीसीटीवी फुटेज देने से मनाही हो जाती है उनकी तरफ से। कह रहे हैं कि हमने अखबार के रिपोर्टर को बताने की, समझाने की कोशिश की। क्या आपने दबाव डालने की कोशिश की थी? यह सवाल भी पूछा जाएगा कि मत छापो। आपने क्या कोशिश की? आपकी खबर छपी है वो पुलिस के आधार पे। हम भी तो अखबार छापते हैं प्रशांत टंडन जी। अखबार तो पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उस आधार पे अखबार ने खबर छापी है। इस अखबार ने अपने मनगढ़ंत तो खबर छापी नहीं। 3600 केस ऐसे होते रहते हैं, 499, 500, 502, 505, ये आईपीसी की अलग अलग धाराओं पे होते रहते हैं, होते रहे। लेकिन अगर पुलिस फाइल में है ये केस तो इस केस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर एफआईआर दर्ज है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके बाद आप जो पीसी कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वो धमकाने वाले अंदाज में आप कर रही हैं। ये साफ दिख रहा है कि आप कह रही हैं कि हमने प्रेस रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की थी आपने? ये भी बताइए कि ये खबर मत छापो। तो बहुत सारे सवाल यहां उठते हैं प्रशांत टंडन जी, और इन सवालों के साथ फिर एक बड़ा सवाल ये आता है सामने कि क्या एनडीए को बड़ा झटका यहां से लगता हुआ दिखाई देता है? प्रशांत जी देखिए राजीव जी, मोदी जी को तो मेरी सलाह ये है, सुझाव है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का इलेक्शन ईवीएम से करवा लें। ईवीएम वहां टेस्ट हो जाएगी, तो वहां पे ईवीएम क्यों नहीं आती है? एक बार सीक्रेट बैलेट करवा ले वहां पे ईवीएम से। बीजेपी भी, अभी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का इलेक्शन नहीं हुआ, वो एनडीए के साथ क्लब कर दिया गया, एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ। एक बार वहां ईवीएम को कसौटी पे रख लें, हम भी देखें इनका विश्वास कितना ईवीएम के प्रति। गारंटी के साथ कह सकता हूं राजीव जी, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का इलेक्शन ईवीएम से नहीं करवाएंगे, वहां नहीं करवाएंगे। दूसरी बात देखिए, जो पर्टिकुलर मुंबई नॉर्थ वेस्ट का मामला है, पहले यहां आते हैं। एक कैंडिडेट 600 से ज्यादा वोटों से जीता हुआ है, उसकी जीत आप डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद रीकाउंटिंग होती है, और उस रीकाउंटिंग के बीच में ये सारे वारदात जो रिपोर्ट हुए हैं वो आते हैं। तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है कि एक जीते हुए कैंडिडेट को आपने 28 वोटों से हरा दिया, 48 वोटों से, 48 वोटों से अगर आपने हरवा दिया उसको, तो इसका मतलब है कि कुछ, और उसके बीच में ये बातें आ रही हैं, तो प्रथम दृष्टया तो ये गड़बड़ का अंदेशा वहां दिखाई दे रहा है बहुत साफ साफ कि कुछ तो हुआ है। तो इसको आप डिनाई, इसको कोई अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिनाई नहीं कर सकता कि वहां कुछ नहीं हुआ। अगर वो नेचुरल वे में जीत जाते और बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होता और 48 वोट से जीत जाते, तो हालांकि आश्चर्यजनक होता है, यहाँ पे तो राजस्थान में 1 वोट से भी हार जीत हुई है, लेकिन
फिर भी उसको चलो समझा जाता, लेकिन एक बार आप रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके, फिर उस बीच एक व्यक्ति जो वहां पे रविंद्र वायकर का रिश्तेदार है, जो कि जिताए हुए कैंडिडेट है, वो मोबाइल लेके जाता है वहां पे जिसकी की मनाही है। उसके मोबाइल पे खबरों के हिसाब से ओटीपी आता है। मैं उनका प्रेस वार्ता सुन नहीं पाया वंदना जी की, तो वो प्रेस वार्ता में वो क्या कह रही है, मतलब कि वो खारिज कर रही है सिरे से कि वो कोई ओटीपी नहीं आया उसके मोबाइल पे। अच्छा, तो वो साफ साफ खारिज कर रही हैं प्रशांत जी, और कह रही हैं कि ये स्टैंड अलोन है ईवीएम, ये किसी से जुड़ नहीं सकता, कोई ओटीपी नहीं आता है। साफ साफ उन्होंने कहा कोई ओटीपी नहीं आता है। नहीं राजीव जी, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक पोस्टल बैलेट का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है, और उसको खोलने के लिए उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसको खोलने के लिए भी एनकोर उसका नाम है सॉफ्टवेयर का, तो वो एनकोर को खोलने के लिए भी ओटीपी की जरूरत है। तो वो ओटीपी कैंडिडेट के रिश्तेदार के मोबाइल फोन पे कैसे आया, ये प्रश्न है, क्योंकि रिपोर्ट हुआ और पुलिस के माध्यम से ये बात सामने आई है जी। पुलिस ने उनका मोबाइल सीज किया है, उसको फोरेंसिक लैब में भेजा है। हम सब जानते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में बहुत सारी चीज़ों को खोलने के लिए हमारे पास ओटीपी आता है। ओटीपी तभी आता है जब हमारा मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है। तो ये कैसे हुआ कि जो काउंटिंग सिस्टम है, किसी प्रकार का काउंटिंग सिस्टम, ईवीएम है या पोस्टल बैलेट का इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग का पोर्टल है, उसका भी अगर ओटीपी किसी कैंडिडेट के रिश्तेदार के पास आ रहा और वो कैंडिडेट का रिश्तेदार काउंटिंग सेंटर में मोबाइल लेके मौजूद है, और ये आरोप है, ये इस अखबार में आया है, और अगर रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे कि हम सीसीटीवी नहीं देंगे, तो इन आरोपों को परसेप्शन वाइज तो सही माना जाएगा। बिल्कुल, क्यों गलत माने इसको? और हम क्यों ये न माने कि जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट में हुआ वो देश भर में 100 सीटों पे क्यों नहीं हुआ? जहां तक स्टैंड अलोन की बात है, ईवीएम स्टैंड अलोन जो कह रही हैं, शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जो वकील थे और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर वहां पे गए, उसको उन्होंने देखा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने माना था सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम स्टैंड अलोन नहीं है, ईवीएम कनेक्टेड है वीवीपैट से। वीवीपैट में ईसीआईएल या बीएल का कर्मचारी आता है और वो पार्टियों के सिंबल और डेटा और नाम और पार्टी का नाम और सिंबल डेटा वगैरह उसका डेटा अपने लैपटॉप से डालता है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज से डालता है। तो स्टैंड अलोन कहाँ है? जब सब हर पोलिंग बूथ की एक मशीन पे एक कोई व्यक्ति जो कि इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो अपने लैपटॉप से या एक्सटर्नल स्टोरेज से कोई डेटा उसमें डाल रहा है, तो स्टैंड अलोन कहाँ है? तो ये तो उन्होंने यहाँ बात ईवीएम की हो ही नहीं रही है। ये भी अभी आपने बताया, ये जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, जो पोस्टल बैलेट है, उसकी बात हो रही है। उसको खोलने के लिए ओटीपी की जरूरत है, और वहां उसके मोबाइल पे, गुरब के मोबाइल पे ओटीपी आता है, जो इसका शिवसेना शिंदे गुट का जो जीता है वायकर, उसका साला है। बात यहां ये है, ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसको ओपन करने के लिए ओटीपी चाहिए जी, ईवीएम की बात ही नहीं। और यहां आप ईवीएम कह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आप कह रही हैं ठीक है, मान लिया स्टैंड अलोन है, सब कुछ मान लिया, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन जरा इसको भी क्लियर कर दीजिए मैडम। और कुछ हम नहीं कह रहे हैं,
भाई हमको तो यही बात- पारदर्शिता चाहिए ना। अगर सही है, आप कह रही हैं कि हाँ ये आपने जो कहा मान लिया कि ईवीएम जो है वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप ये बता दीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसको ओपन करने के लिए क्या ओटीपी का इस्तेमाल किया गया था? अगर किया गया था तो बता दीजिए किया गया था, नहीं किया गया था नहीं किया गया था, बता दीजिए प्रशांत टंडन जी। यही बात मैं कह रहा हूं कि दो चीजें हैं, एक ईवीएम है, ईवीएम का जो काउंटिंग स्टोरेज यूनिट है, और दूसरा जो पोस्टल बैलेट का की काउंटिंग का स्टोरेज का एक सिस्टम है एनकोर। उसको काउंटिंग के लिए खोलने के लिए किसी के पास ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी किसके पास जाना चाहिए? चुनाव अधिकारी के पास जाना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाना चाहिए, पोलिंग ऑफिसर के पास जाना चाहिए, जो वहां पे उस वक्त उस टेबल पे मौजूद हो, उस रूम पे मौजूद हो, उसके पास जाना चाहिए। और वो उसी के पास जाएगा जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। और ये जब उसकी ईवीएम की या स्टोरेज यूनिट की का कैलिब्रेशन हुआ होगा, तभी वो मोबाइल नंबर डाले जाते हैं, तभी डाले गए होंगे ना, जब उसका कैलिब्रेशन हो रहा है कि इसको कौन खोल सकता है। वो तो एक सरकारी अथॉरिटी की बात है ना, इसका जवाब ये मैडम नहीं दे रही हैं। एक बात। दूसरी बात कि अगर ये लूप होल है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में, ये ओटीपी का लूप होल एक सामने आया है नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पे, तो क्या इसको हम कैसे माने कि ये इस तरीके का लूप होल 100 सीटों पे नहीं हुआ होगा या 300 सीटों पे नहीं हुआ होगा? इसको कैसे मान लिया जाए जब तक कि इस पे जांच ना हो? सिर्फ इस सीट की जांच की बात नहीं है, फिर तो सबकी जांच होनी चाहिए कि किसके किसके मोबाइल नंबर उसमें, जिसको आरएमएन कहते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेट काउंटिंग सिस्टम में, पोस्टल बैलेट काउंटिंग सिस्टम में किसके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए गए थे, किसके किसके पास ओटीपी आता था। जी, ये तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं बताया ना। इलेक्शन कमीशन के जो शेरो शायरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कभी नहीं बताया गया कि ये सिस्टम भी है कि हम बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिकली मंगा रहे हैं, और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर एक ओटीपी से खुलता है, वो उस ओटीपी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसका होगा, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। जी, मैंने उनकी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनकी सारी शेरो शायरी सुनी, उसमें वो नहीं बताया गया। अब दूसरी बात कि 2-3 और चीजें जो बड़ी हैं, वो ये कि देखिए 5.5 लाख वोट देश की 362 लोकसभा सीटों में डिस्कार्ड कर दिए गए, यानी रिजेक्ट हो गए ईवीएम वोट्स। अब ये मैं बैलेट पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, ये ईवीएम वोट्स है। ईवीएम वोट डिस्कार्ड कैसे हो सकता है? बैलेट पेपर में तो हमने मान लिया कि मतदाता ने 2 कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगा दी, 2 कैंडिडेट के बीच में जो लाइन होती वहां मोहर लगा दी, मोहर ही नहीं लगाई किसी में, ऐसे ही फोल्ड करके डाल दिया बक्से में, उस पर पानी पड़ गया, कुछ और हो गया, तो वो वोट वो मतपत्र जो है इनवैलिड हो जाएगा। ईवीएम का वोट इनवैलिड कैसे हो जाएगा? वो तो मतदाता ने जब बटन दबाया, उसकी सीटी बजी, उसने अपना वीवीपैट पे देखा, प्रिंट आउट शीशे के अंदर, वो गया और वो उंगली में स्याही लगवा के वो बाहर निकल गया, वो उसका ये 5.5 लाख वोट इनवैलिड कैसे हो गए, ये सवाल है। और ये वोट किसको पड़े थे जो इनवैलिड हो गए? दूसरा, 35,000 सरप्लस वोट, 176 लोकसभा सीटों में 35,000 सरप्लस वोट, ये सब रिसर्च हो रही है और ये मीडिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये 35,000 एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए जो
फॉर्म 17B में काउंट किए गए ईवीएम बंद करते वक्त, उसके बाद ये 35,000 वोट कहां से आ गए? ये सरप्लस वोट हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं जिसका बिल्कुल, इस इलेक्शन पे बात कमीशन को करेंगे। जवाब देना है। बिल्कुल इसको बिल्कुल। आप अंडर द कारपेट नहीं इसको ब्रश कर सकते कि आप इसको दबा देंगे, नहीं बोलेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में उठेगा। और ये मामला मुंबई नॉर्थ वेस्ट का तो कोर्ट में जाना ही है, तो कह चुकी शिवसेना हम कोर्ट में लेके जाएंगे। कल जा रहे हैं, कोर्ट कल जा रहे हैं और ऑलरेडी आधिकारिक खबर आ गई है कि कल वो जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। जी जी, तो अब वो कोर्ट में मामला सब उठेगा, लेकिन वो कोर्ट में इसी सीट का मामला उठेगा। बिल्कुल। मेरा सवाल ये कि अगर इस सीट में गड़बड़ है तो 200 और सीटों में गड़बड़ क्यों नहीं हो सकती है? यही गड़बड़। तो इलेक्शन कमीशन इसको बताए कि ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पोस्टल बैलेट काउंटिंग पोर्टल, ये क्या है, इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसका होता है, कौन फीड करता है, कब फीड किया जाता है, ओटीपी किसके पास आता है, इसका जो एसओपी है, इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसीजर है, इसका एसओपी इलेक्शन कमीशन ने कभी जनता को नहीं बताया। अब ये डिस्क्रिपेंसीज भी हैं, बहुत से और तरीके की रिसर्च आ रही है, बहुत से और तरीके की मामले उठ रहे हैं। मतलब बहुत मोटा मोटा आपको ये मैंने बता दिया। अब इसमें मुझे जो ग्रेटर डिजाइन लगता है, देखिए, अब अगर ये कहो कि मोदी जी की अगर वो रोना रो रहे हैं तो 234 सीट इंडिया गठबंधन को मिली है, वो ऐसा नहीं हुआ कि बुरी तरह से हार गए और हार का रोना रो रहे हैं। वो 234 सीटें कांग्रेस 100 के लगभग सीटें लेकर आई है, उसके बाद वो ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। दूसरी चीज राजीव जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था ट्रेनिंग में। सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस इलेक्शन में। सिविल सोसाइटी ने पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की ट्रेनिंग दी, पॉलिटिकल पार्टी भी थी इसमें तैयार, ईवीएम का बहुत शोर मचा हुआ था। अगर पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी इतनी सजग नहीं होती तो ये 400 पार कर देते। ये तो पूरी तैयारी जो एग्जिट पोल की थी और जो एग्जिट पोल की फिगर आई वो केवल स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, वो इसके लिए भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था। बहुत झटका लगा होगा उनको, जो आप कह रहे हैं कि झटका लगा, तो झटका लगा होगा कि कैसे हो गया ये ऐसे हो गया कि इस बार पॉलिटिकल पार्टीज, उनके काउंटिंग एजेंट्स, उनके लोग और सिविल सोसाइटी के लोग बहुत तैयारी में थे। फॉर्म 17 भी बड़े पैमाने पर भरवाए गए थे। तमिलनाडु ने पूरे राज्य का किया था, महाराष्ट्र ने काफी हद तक किया था, बिहार में हुआ था, तब सब जगह हुआ था। इस वजह से ये रुक गया, इस वजह से इंडिया गठबंधन को 234 सीट आ गई, वरना ये 100 के नीचे ही रखते। ये बड़ा मामला है और ये पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए कि ये मामला है क्या। तो एग्जिट पोल और ये सब चीजें इसीलिए कराई गई थी। अब एक आता है कि फॉर्म 17C क्यों कोई पब्लिक करे इलेक्शन कमीशन, जी, कि पूरा डेटा सामने आए कि ईवीएम वोट कितना है पर कंस्टिट्यूंसी और पर पोलिंग बूथ वाइज, और पोस्टल बैलेट कितना है, कितना पोस्टल बैलेट जो है इस काउंटिंग में गया है। ये बहुत गंभीर सवाल है और ये मुझे लगता है कि एक जुडिशियल कमीशन जैसा कुछ बने जिसमें कि सारे सवाल है, क्योंकि ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो तो विश्वास के काबिल नहीं है। विश्वास के काबिल होते तो फिर बात ही क्या थी। राहुल लाल जी बता ही रहते कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लागू हुआ, हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत गंभीर सवाल जो है डेमोक्रेसी के ऊपर खड़े हुए। और एक आखिरी बात यह कि जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है, वो अमेरिका की कई राष्ट्रपति चुनाव की प्राइमरीज में कुछ राज्यों में वहां पे ईवीएम होता है। उन्होंने वहां पे अगर जब सवाल उठे, काउंटिंग मिसमैच हुआ, ईवीएम काउंट और
वीवीपैट का, उन्होंने पेपर ट्रेल को काउंट करके रिजल्ट घोषित किया, ईवीएम का काउंट नहीं लिया। ईवीएम के सप्लायर के खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई, वहां 24 घंटे में इतना हो गया। एलन मस्क का ट्वीट भी आ गया। तो अमेरिका के ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इंडिया के ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी तो वहीं से आई है। राजीव कुमार जी ने घर में बनाया क्या आपने? तो सवाल ये कि ये इस तरीके से इलेक्शन कमीशन छूट नहीं पाएगा, और इसकी बड़ी अंदर तह तक जांच होनी चाहिए। जी, तह तक जांच होनी चाहिए। एक तरफ ये इलेक्शन कमीशन और चुनाव और उसमें धांधली, ये सब की बात, और दूसरी तरफ आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या यहां से बैकफुट पर नजर आते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी टीम या उनकी पार्टी और एनडीए जिसकी सरकार अभी है, ये माना जाए? और क्या ये मामला और आगे बढ़ेगा? जैसे कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की हो सकता है कि 100 सीटों पर ऐसा किया गया हो सकता है 300 सीटों पर किया गया हो ऐसा, और अगर बिल्कुल खुली छूट होती, सिविल सोसाइटी के लोग यहां उतने सजग नहीं होते, तो ये 400 पार का आंकड़ा जो था वो भी पार हो जाता। ये भी हो सकता है। धनंजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, आपके पास आना चाहता हूं सीधा, और आपसे भी समझना चाहता हूं, जो मुंबई में हुआ है, क्या वो एकमात्र मुंबई है या इस देश के कई और जगहों पर भी ऐसे अंदेशे हैं? पहली बात। दूसरा सवाल इसके साथ साथ ये भी कि क्या यहां से जो आने वाला जो लोकसभा सत्र है वो और हंगामेदार, हालांकि 9 दिनों का ही सत्र है, लेकिन हंगामेदार होने के आसार हम लगाएं? और सबसे बड़ा सवाल इसके साथ साथ ये भी कि क्या जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, यानी स्पीकर का चुनाव होना है, और विपक्ष डिप्टी स्पीकर की भी मांग कर रहा है, और इन सब के बीच ईवीएम का मामला, क्योंकि अब मुंबई हाईकोर्ट पहुंचने वाली है शिवसेना उद्धव गुट, यहां से कुछ और भी नजर आएगा। जरा आपकी टिप्पणी इस पे। है तो एक जगह हुई है, ये तो सोचना ही गलत है। और ईवीएम की जब बात लगातार हो रही है, आज से नहीं हो रही है, जब से ईवीएम आया है तब से ये बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम उसमें दखल नहीं देंगे, क्योंकि हमारा दखल देना सही नहीं है। चुनाव आयोग अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसके पास तमाम राइट्स है। लेकिन जब संपन्न हो चुका है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां कहीं भी लगता है किसी उम्मीदवार को कि गड़बड़ी हुई है तो वो कोर्ट आ सकते हैं। और रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर के मामले में यही हुआ। आप याद कीजिए, उसी दिन जिस दिन ये काउंटिंग हो रही थी 4 जून को, उसी दिन ये बाबेला मचा था। और ये भी है कि एक वोट से जब ये हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की काउंटिंग हो रही थी, तो एक वोट से अमोल कीर्तिकर जीत गए थे। फिर वो जो दूसरा बैलेट पेपर होता है उसकी काउंटिंग हुई। उसमें कहा जा रहा है कि कुछ समय रोका गया काउंटिंग, और क्या क्या हुआ। उसके बाद जो है कई सारे वोट कैंसिल कर दिए गए, और उसके बाद घूर पेच करके 48 वोट से उनको जिता दिया गया, रविंद्र वायकर को। ये कहा गया, ये आरोप लगाया गया, और शुरू से इस पे बात की जा रही है कि चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा उन्होंने। और अब जब एलन मस्क ने कहा है तो जाहिर है हंगामा होना था। और भाई एलन मस्क की बात भी नहीं अगर करें तो देखिए, भारत जो है ना, वो भारत केवल नियम कायदे कानून से चलने वाला देश नहीं है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम लोक लाज को सबसे ऊपर रखते हैं, आंखों की शर्म सबसे ऊपर होती है, नैतिकता सबसे ऊपर होती है। और आंखों की शर्म और नैतिकता वो पार्टी बेच के खा गई जो पार्टी कहती थी कि हम चाल चरित्र और चेहरा में अलग है। और जो आरएसएस के जो अभी मुखिया है वो ढोंग कर रहे हैं कि वहां पे मणिपुर में फलाना हो गया, नहीं होना चाहिए, यहाँ अहंकार आ गया, ये सब झूठ और ढोंग के पुतले हैं। तो मुझे लगता है अब तमाम विपक्ष को इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, लोगों के सामने ये प्रकट किया जाना चाहिए कि ये बेईमानी कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में भी ये घटना हुई थी, आप याद कीजिए, फर्रुखाबाद में भी हल्ला हुआ। इसके पहले बारामती में कहा था सुप्रिया सुले ने कि 1.5 घंटे तक क्यों बंद रहा वो ये जो सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से
ये चुनाव निष्पक्ष होता हुआ, यानी कि जो चुनाव गया है, बीता है, उसका रिजल्ट निष्पक्ष हुआ है, उसका रिजल्ट जो है पारदर्शी तरीके से हमारे बीच आया है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी होगी। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु जी हैं, धनंजय जी हैं। धनंजय जी, एक बार जल्दी से आप अपनी बात रख रहे थे, बारामती का जिक्र कर रहे थे, सुप्रिया सुले की बात आप बता रहे थे, और फर्रुखाबाद से लेकर जयपुर ग्रामीण जोड़ लीजिए, फूलपुर जोड़ लीजिए, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने कुछ सीटों का जिक्र किया, तो अलग अलग राज्यों में है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये बातें जब एक बात निकली है, यानी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये हम मान लें। धनंजय जी, आप कह रहे हो जैसे ये महिला लेडी जो है ऑफिसर है वो बोल रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। राजीव कुमार ने जो सफाई दी थी, जिसका जिक्र प्रशांत भाई कह रहे थे, अरे आप जब वोट बढ़ा देते हो, अब तो लास्ट में तो जानिए कि 4 जून को काउंटिंग हो गई, 2 दिन के बाद अपडेट कर रहे हैं कि इतने वोट पड़े। ये क्या है? चुनाव आयोग मतलब मजाक कर रहे हैं क्या? ऐसा कॉलेज के ये छात्र संघ के चुनाव में ऐसा नहीं हो सकता, हंगामा हो जाएगा। तो आपने पूरे चुनाव प्रक्रिया को मजाक बना दिया है, जबकि संसदीय राजनीति में हर मतदाता के पास ये अधिकार है कि उसका वोट सही जगह गया है या नहीं गया है, उसको पता होना चाहिए। तो चुनाव आयोग की ये जवाबदेही है कि अगर संदेह है, मान लिया कि गलत नहीं, हम ये भी छूट दे रहे हैं, तो संदेह है तो संदेह का निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं आप उसको हवा में क्यों उड़ा रहे हैं? और अगर संदेह है तो आप ईवीएम को खत्म करने की बात क्यों नहीं बोलते हो? जब एलन मस्क कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, अमेरिका से ज्यादा काबिल यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं क्या? अमेरिका से पढ़ के आते हैं, अमेरिका से लेके आते हैं, वहां घूम करके आते हैं मंत्री जी और चीजें लागू करते हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं कि अमेरिका में राजीव चंद्रशेखर किस आधार पे बोल रहे हैं? ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है क्या? अमेरिका से भी आगे हो गए हैं वो। तो ये सारे लोग झूठ बोलने में लगे हुए हैं। और जो मामला देखिए, आम जनों में क्या चर्चा है, मुंबई से लेकर के बिहार तक में, वो चर्चा ये है कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता, ईमानदारी से काउंटिंग होती, तो बीजेपी 140 सीट से आगे नहीं जा पाती। ये क्यों मामला, ये क्यों चल रहा है, हर जगह ये चर्चा क्यों है? अब आप प्रेस वालों को डराइए, किसी पत्रकार को पकड़ के बंद कर दीजिए, किसी पे यूएपीए लगा दीजिए, करिए, आपके हाथ में सत्ता है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लोक लाज जब खो जाएगा, नैतिकता खत्म हो जाएगी, तो सरकार का इकबाल भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को याद रखना चाहिए, इस देश के राष्ट्रपति को समझना चाहिए कि अगर आम आदमी में ये मैसेज चला गया, ये सरकार झूठी है, ये सरकार ढोंगी है, ये सरकार गलत काम करती है, तो उस दिन देश के लिए बहुत बुरा होगा। और आरएसएस जो झूठ बोलता रहता है राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, कोई नहीं पहचानेंगे, कोई इज्जत नहीं देंगे। और आप देख लीजिए कि पिछले दिन सीएसडीएस ने कहा था कि चुनाव आयोग पे जो लोगों का भरोसा था 50% से गिर करके 29% पे आ गया, 27% पे आ गया। कितना शर्मनाक है। आप चुनाव आयोग हो, देश की ऐसी संस्था हो जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह रही है, आपके प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती है। ये संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, संवैधानिक पद है आपका, और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से आरोपित हो जाएगा। तो आपको तो, आप राम राम की बात करते रहते हो। राम तो एक धोबी ने कह दिया था, उसको लेकर के उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया था। और आपको तो पूरा विपक्ष कह रहा है, कई सारे वकील कह रहे हैं, कई सारे देश के सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं, और तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है। इससे गिरा हुआ आपका क्या चरित्र हो सकता है? तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष को इसको लेकर के सड़कों पे आना चाहिए और विपक्ष को अपने एजेंडा में शामिल करना चाहिए। क्योंकि मशीन में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता है। बिल्कुल प्रशांत भाई ने सही कहा कि भाई आपका पैसा जो है निकल जाता है आपके अकाउंट से, आपको पता नहीं चलता है, आपका मोबाइल हैक हो जाता है। खाली ये बात करने से, हेलो हाँ मैं धनंजय ही बोल रहा हूँ, इतना बोलने के बाद हैक हो जाता है हमारा मोबाइल, हमारा अकाउंट चला जाता है कि आपने इस लिंक पे जैसे ही बटन दबाया और लिंक पे आप गए नहीं कि पैसा आपका चला गया। इतनी असुरक्षा है। सरकारी संस्थाओं के वेबसाइट हैक हो जाते हैं, आज एसबीआई के वेबसाइट हैक हो जाते हैं, ईवीएम का क्यों नहीं हो सकता है? और ईवीएम का छोड़ दीजिए, अभी एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। आप याद कीजिए जौनपुर में कितना हंगामा हुआ था,
और कलेक्टर को आके बोलना पड़ा कि नहीं नहीं वो तो ईवीएम मशीन कहीं और जा रही थी, अतिरिक्त ईवीएम मशीन थी और वो जो है गलती से यहाँ पहुंच गई। याद है आपको? जी। तो इस तरह की चीजें इतनी सारी हुई है और तब भी चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, ये दुखद है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना चाहिए और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन सबको एक राय लेकर के इस पे लड़ना चाहिए। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल। कहा लोकसभा अध्यक्ष की बात कही, लोकसभा अध्यक्ष के साथ भी वही हुआ। ओम बिड़ला के खिलाफ कितने सारे आरोप लगाए गए, अब उनको एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो धनंजय कुमार को किसी को संसद में बुला करके उनको सजा सुना सकते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है, उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करिएगा, आप कुछ भी करिएगा कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका लिहाज चल रहा है, जिस दिन लिहाज खत्म हो जाएगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। अराजकता जिस दिन फैल जाएगी और जिस दिन जन आक्रोश सड़कों पर उतर आएगा उस दिन कोई तख्त नहीं बचेगा, कोई ताज नहीं बचेगा। ये नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी नेताओं पर है, संवैधानिक संस्थाओं पर है, न्यायालय पे है, संसद पर है। और अगर ये नहीं बचाते हैं तो जन विद्रोह होगा, उसके जिम्मेदार यही होंगे। और फिर जो शायरी है ना कि तख्त उछाले जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे, उसके लिए आप इंतजार मत करिए, प्लीज आप काम कीजिए, मैं ये कहूंगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ये क्या है? इस सिस्टम के बारे में, ये पोस्टल बैलेट, जो पोस्टल बैलेट के थ्रू आप वोट देते हैं उसको ट्रांसमिट किया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। और इस जो डिवाइस है जिसको इलेक्ट्रॉनिकली सुरक्षित रखा जाता है, इसको टू वे फैक्टर, जैसे आप ईमेल खोलते हैं, बाकी उसमें जैसे ओटीपी की ज़रूरत होती है, इसमें भी ओटीपी की ज़रूरत होती है। आप जाइए, गूगल कीजिए और आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है क्या, इसमें सब कुछ आ जाएगा। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको ओपन करने के लिए ओटीपी और पिन की ज़रूरत है, ये साफ लिखा हुआ है। इसको डेवलप करवाया गया है भारत का जो चुनाव आयोग है उसके जरिए। इट इज अ सिक्योर्ड सिस्टम विथ अ 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, ये साफ साफ कहा गया है। और इसको ओपन करने के यूज ऑफ ओटीपी एंड पिन, इसको सेक्रेसी इज मेंटेन्ड थ्रू द यूज ऑफ ओटीपी एंड पिन एंड नो डुप्लीकेशन ऑफ कास्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट यानी ETPB इज पॉसिबल ड्यू टू द यूनिक QR कोड। लेकिन ये अगर किसी के पास, यहाँ देखिए, यहाँ ऑलरेडी यहाँ CDEC का ये है, क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड, जो पोस्टल बैलेट को कैसे इलेक्ट्रॉनिकली आपने ट्रांसमिट किया और इसको कैसे, यहाँ पे OTP की ज़रूरत है। और वही OTP, EVM की बात नहीं हो रही है। आप अगर 48 वोट से जीतते हैं, हारते हैं, अगर 2000 वोटों से, 1000 वोटों से, 500 वोटों से जीतते हैं या हारते हैं, कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, NDA के हो, चाहे वो इंडिया के हो, लेकिन अगर कहीं भी बेईमानी है तो बेईमानी है, ये बात सामने आनी चाहिए। बात ट्रांसपेरेंसी की, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम यहां पर ये बात क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें मैडम वंदना सूर्यवंशी, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये कह रही हैं कि EVM इज स्टैंड अलोन। ठीक है, मान लिया, उसमें OTP की जरूरत नहीं है, मान लिया, वो हमको भी पता है। इतने केसेस और सुप्रीम कोर्ट में इतनी बहस हम लोगों ने लाइव किए हैं, हमको पता है कहां क्या है, कहां इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ था, यह भी पता है। लेकिन बात यहां यह है कि आप मैडम जी ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है, क्या इसमें OTP की जरूरत है या नहीं है, यह बता दीजिए। अगर नहीं है तो मान लिए सब खारिज, सब झूठा है, हम लोग भी झूठी खबर यहां फैला रहे हैं, हम भी फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये मान लेंगे, माफी मांग लेंगे आपसे। आप पहले ये तो बताइए कि यहां OTP की जरूरत थी या नहीं थी। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन का और इस सिस्टम के बारे में जो लिखा गया है, बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है, इसको ओपन करने के लिए OTP की जरूरत होती है।
टू लेयर वेरिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे आप ईमेल का खोलते हैं या अपना पासवर्ड लगाते हैं, या आधार कार्ड या बाकी चीज़ों के लिए आपके पास ओटीपी आता है। बैंक का अकाउंट खोलते हैं, अपने उसमें जाते हैं आप, वहाँ भी ओटीपी की ज़रूरत होती है। वैसे ही यहाँ भी है, यही बात हम यहाँ बार बार कह रहे हैं। और यहाँ ये ज़बरदस्ती बिना मतलब देश के पत्रकारों को जो काम कर रहे हैं मुस्तैदी के साथ, उनको दबाने की कोशिश है, ये साफ साफ दिखाई दे रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे? और यहां से हम बढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल चर्चा खूब करते हैं, लेकिन जरा हमारे सिस्टम में दीमक कहां है इसकी चर्चा जरूरी है, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, इस पूरे सिस्टम में ही दीमक है, और ये ईवीएम की मशीनों का सिस्टम है, इसमें तो बहुत ज्यादा दीमक है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली राजीव जी, उसमें ईवीएम को लेकर के तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि ईवीएम की क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये जो पोस्टल बैलेट का मसला है, इसको चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया कि ये भी होता है, इससे भी वोट होती है, इसकी भी गिनती होती है। और ये आरोप लगातार लगते हैं राजीव जी की जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे बैलेट पेपर ले लिए गए, उनके अधिकारियों ने ले लिया, और फिर वो उन्होंने खुद टिक किए, जो भी करना है खुद किए। ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बाकायदा चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि ऐसा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, पुलिस कर्मियों से लिए जा रहे हैं, उनके अधिकारी ले रहे हैं। अब राजीव जी यहाँ मसला ये है कि अगर ये नहीं है, इसमें कोई कहते हैं वो ओटीपी का मसला अगर नहीं है, तो ओटीपी किस लिए है? जब तो एक तो ये कि जो स्टैंड अलोन मशीन का बताया जा रहा है, स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, तो चुनाव आयोग का अधिकारी खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह चुका कि उससे लैपटॉप भी जुड़ा हुआ है और उससे डाटा केबल भी जुड़ी हुई है, तो स्टैंड अलोन मशीन कैसे? दूसरा जी एक जो घपला और किया गया है, देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ा मरोड़ा है चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर दूसरे तीसरे नंबर पर रहा हुआ व्यक्ति चाहता है कि किसी ईवीएम मशीन की जांच कराई जाए, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम मशीनों की जांच करवा सकता है, उसका खर्च देकर के। खर्च चुनाव आयोग ने तय नहीं किया कि क्या खर्च है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया कि क्या खर्च देना है, लेकिन चुनाव आयोग ने तय कर दिया एक मशीन का खर्च 47,200 रुपए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राजीव जी, एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 500 ईवीएम मशीनें होती हैं, और एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। इसका मतलब 2500 मशीनें हो गई। ये रकम जाकर के बैठती है लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपए। चुनाव का खर्च की सीमा क्या है? और अगर कोई जांच कराएगा तो ये 11 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करके जांच करवाएगा। यानी कि घपले हुए हैं राजीव जी, ये निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। चुनाव आयोग ने जो ईवीएम जांच की मशीन का रकम तय की कि आपको ये जमा करना है, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके घपले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े ताव में बोल रहे हैं कि ईवीएम जिंदा या मर गया, वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर आज प्रधानमंत्री के तौर पर जिंदा है तो ईवीएम क्यों जिंदा है? ये सारे आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी खबरें आ रही है कि 21 सीटें जो ईवीएम के इसी तरीके से जरिए जीती गई है। मुझे लगता है राजीव जी की तमाम लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको खासतौर से सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर के जाना चाहिए कि जहां जहां 50,000 से कम से जीती है बीजेपी, वहां सब जगह पोस्टल बैलेट की जो है वो गिनती करवाई जाए, आंखों के सामने गिनती करवाई जाए, इस मशीन के जरिए नहीं हो। ये बहुत सारे यहाँ घपले जिस तरीके से ये साफ समझा सकता है, और इसीलिए जो है ये जिस तरीके से बन गई है, और जो चेताया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कि स्पीकर अपना बनवा लो, बिल्कुल सही चेताया जा रहा है, वरना सबसे पहले उसके भुक्तभोगी जो है इस सरकार के यही दोनों होने वाले हैं राजीव जी। तो कुल मिलाकर के ईवीएम को लेकर के जो मसला है वो खुल के सामने आ गया है। राजीव कुमार जो शायरी कर रहे थे, राजीव कुमार को सामने आकर के फिर से शायरी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये ईवीएम के ऊपर जो दोष दिए जा रहे थे, किसके ऊपर दोष दिए जा रहे थे, वो जो बता रहे थे कि साहब जो अपनी नाकामियों का सजा जो हमारे को छोड़ देते हैं, तो किसकी नाकामियां है, राजीव कुमार को आकर के बताया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें और इस पर चर्चा हो रही है, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो जानना आपको हमको ज़रूरी है। और ख़ासकर ये जो मामला आया है मुंबई नॉर्थ वेस्ट का मामला, मुंबई उत्तर पश्चिम का मामला, जहां 48 वोटों से शिवसेना शिंदे गुट की जीत हुई, और उससे पहले 861 जी हाँ
861 वोटों से जीत हो रही थी। इसकी घोषणा भी हो गई थी, एक नहीं बल्कि 861 वोटों से जीत हुई थी शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट की और अमोल कीर्तिकर की। लेकिन उसके बाद एक काउंटिंग के लिए, फिर से रिकाउंटिंग के लिए दिया जाता है और वहां फिर ओटीपी का मामला आता है। आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट हैं वो और जितने भी चाहे मोबाइल नंबर हो, वहां पर मोबाइल नंबर और ओटीपी वो रिटर्निंग ऑफिसर का होना चाहिए। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर का मोबाइल नंबर न देकर ये शिवसेना शिंदे गुट के जो कैंडिडेट हैं उनके साले का था और वहीं पे और रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि किस वोट को वो खारिज करेगा, किस वोट, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर मीन्स सर्वे सर्वा है, आप जानते हैं वहां पे। तो वो उसके पास न आकर के ओटीपी अगर आता है कैंडिडेट के रिश्तेदार के पास में तो ये क्या माना जाए। मामला यही है, इस पर एफआईआर दर्ज है। कुछ भी कह लिया जाए, इलेक्शन कमीशन आज कह रहा है तो इलेक्शन कमीशन को पहले उस पुलिस थाने में उस पुलिस अधिकारी से बात करनी चाहिए कि आपने एफआईआर क्यों दर्ज की। बहुत सारी चीजें आएंगी। खैर चलिए, इस पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आएंगी, उठेंगी। अब थोड़ा सा आगे, अब समय लगभग खत्म होने को है। जल्दी जल्दी 1-1 मिनट 2-2 मिनट में हम तमाम साथियों के बीच आना चाहते हैं और थोड़ा आगे की गतिविधियां, आगे की रणनीतियों पे चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले नवेंदु जी आपके पास। नवेंदु जी, क्या आपको यहाँ से दिखाई देता है ये मामले अभी और आएंगे? ये साफ दिखाई देता है कि एक मामला नहीं है, ऐसे कई हैं जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं और बहुत कुछ आएगा आने वाले समय में। लेकिन कितना दबाव में आपको दिखाई देता है ये गठबंधन एनडीए, या बिल्कुल दबाव नहीं है, जो मर्जी है जैसे मर्जी, हम तो उसी ढंग से राज करेंगे जैसे पिछले 10 साल से करते आए हैं, ये माना जाए? जी, दबाव में तो है गठबंधन, पूरी तरीके से दबाव में है। लेकिन जो फितरत है नरेंद्र मोदी की और उनकी पूरी जो टीम मंडली है, तो उस मंडली की फितरत है कि वो दबाव में भी जो है, वो जो अटल जी ने वो कविता उनकी थी ना कि रार नहीं ठानूंगा, तो ये रार भी ठानते हैं। और फिर जो है दूसरी लाइन क्या थी उस कविता की, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे अटल जी की कविता पसंद नहीं आती थी, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं कविताएं पढ़ता था। यस, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये कविता की 2 लाइनें थी उनकी। तो ये उन्हीं के ये शिष्य हैं और ये लोग जो आरएसएस वाले थे, उनको अच्छे इंसान के रूप में मानता था मैं, अच्छे नेता थे वो भी मानता था, बीजेपी में एक अच्छे नेता थे ये भी मानता था, लेकिन अच्छे कवि नहीं थे इसलिए नहीं मानता। हाँ, लेकिन उनकी कविता का जिक्र हमने इसीलिए किया कि वो उन्हीं के बंदे हैं ये नरेंद्र मोदी, तो फिर ये रार भी ठानते हैं और जो है वो हार भी नहीं मानते हैं, ये इनकी फितरत है। तो दबाव में तो है, लेकिन उस दबाव को टालने के लिए साइकोलॉजिकली जिस तरह से वार उन्होंने चुनाव में किया, लड़ा उसको कि 400 पार और अब की बार 400 पार हर जगह और आएगा तो मोदी ही, तो ठीक वही ढोंग, वही पाखंड और वही अंदर का भय जो है वो अभी भी बैठा हुआ है इस एनडीए गवर्नमेंट के साथ। और उस भय के पीछे 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिन बैसाखियों पर टिकी हुई ये सरकार है, तो उसको ये भरोसा नहीं है कि ये बैसाखियां कब हट जाएंगी या टूट जाएंगी। दूसरा ये कि ये जो फर्जी जनादेश के जरिए जो वो सत्ता उसने अख्तियार किया है, तो उस पर अब ये जो हलचल सुनाई दे रही है, तो इसको लेकर के भी एक डर है। लेकिन 2 बातें इस बात को मैं कह के तब आगे बढ़ना चाहता हूं राजीव जी। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बात कही थी जब ईवीएम वाला मामला सुनवाई हो रहा था, तो वो ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, इसमें हम दखल नहीं देंगे इसकी प्रक्रिया में। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, एक हिदायत भी दी थी, और वो हिदायत ये दी थी कि लेकिन ये भी नहीं समझ ले कोई कि हम चुप बैठेंगे। अगर कहीं कोई चुनावी अनियमितता होती है और उस पर कोई भी सवाल लेकर के या कोई मुद्दा लेकर के अगर हमारे पास आता है, तो हम चुप भी नहीं बैठने वाले, यानी कि हम तब उस समय पूरे तौर पर दखल देंगे और फिर एक नियमन भी देंगे। तो ये जो वो पॉइंट है, इस बात को याद करना चाहिए विपक्ष को, और इस बात को याद करके
इस मामले को दोनों स्तर पर, जैसा कि मैंने बताया कि संसद में भी, सड़क पर भी और वैधानिक तरीके से भी इसको लेकर के आना चाहिए। देखिए, अभी राहुल लाल जी ने कहा था कि वो बिहार चुनाव में, तो बिहार चुनाव 2020 का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में ये विपक्ष पूरी तरीके से इसका बेईमानी का स्वाद चख चुका है। तो इसलिए वो जब वहां सरकार बर्जस्वी की नहीं बनने दी गई, तो यकीन जानिए यहां भी जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की जो नौबत थी, जो इंटरनल सर्वे थे आरएसएस के और बीजेपी के, वो भी बता रहे थे कि बहुमत पर बीजेपी भी नहीं पहुंच पा रही है और एनडीए भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस आधार पर यही सच था, यही सच हो रहा था वोटिंग के दरमियान भी, जिसको बदलने की ये कारगुजारी जो है वो की एनडीए ने और फिर जो है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से अनुपस्थित रहा और आप देखेंगे पोस्टल बैलेट का जो इशू उठा है आज, तो आप कॉन्शियसली देखें ना कि पोस्टल बैलेट एक बहुत बड़े निशाने पर था एनडीए के लिए, निशाने पर, यानी कि वो उसने समझा था कि ये गेम चेंजर हो सकता है। तो इसलिए क्या किया था, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, पहले नियम था कि पोस्टल बैलेट जो है वो पहले गिने जाएंगे, उसके बाद जो है ईवीएम या पहले बैलेट पेपर से मतदान होता था तो बैलेट बॉक्स खुलता था, लेकिन पहले जो है पोस्टल बैलेट खुलते थे। उसको इस बार क्या किया था, एक इन्होंने अपने समझ से ये बना रखा था कि पोस्टल बैलेट को हम बाद में खोलेंगे। तो ध्यान होगा कि इंडिया गठबंधन का शिष्टमंडल बाजाबते गया था मिलने चुनाव आयोग से और उसने कहा कि जो चुनाव की जो एक परंपरा चली आ रही है भारत में, और चुनाव परंपरा से भी लड़ा जाता है, जीता जाता है, और वो एक परंपरा, उसका निर्वहन जो है वो होना चाहिए बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के। उसको आप यूं नहीं बदल सकते कि बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग बाद में होगा। चुनाव आयोग की तैयारी क्या थी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग बाद में करने की। तो ये पहले से एक बेईमानी की मंशा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी ये मुंबई वाले केस में वही चीज हुआ है, और कहां कहां क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इस मामले में भी अब पूरे तरह से एक पूरी रिपोर्ट सामने, एक ब्लूप्रिंट लाना चाहिए कि बैलेट, जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग प्रॉपरली जो है हर चुनाव क्षेत्र में पहले हुई है या कि नहीं, जैसा कि पहले होता था। तो ये पोस्टल बैलेट को हमेशा ये मान के चलिए कि बाद में अगर उसका काउंटिंग हो रहा है तो वो हार जीत को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, इसलिए कि सारा फोकस जो है एजेंट का या जो वहां बैठते हैं काउंटिंग सेंटर में हर पार्टियों के लोग, तो उन सबका फोकस इस पर रहता है कि ईवीएम खुल चुका है, उसमें हार जीत कहाँ चल रही है आगे पीछे। अब पता चल रहा है कि हार हो या जीत हो, अभी तो साहब पोस्टल बैलेट रखा हुआ है। तो ये एक स्थिति है, तो पूरी तरीके से ये घिरने वाली ही बात है। सवाल ये है कि कितने संजीदगी से, जैसे राहुल गांधी ने आज जो बात कही है, बहुत पते की बात कही है, और ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को एक नए तरीके से, नए अंदाज में खोखला और खत्म कर देने की ये एक साजिश है जो इस चुनाव में पूरी तरीके से दिखकर बात आई है। अब बात यह है कि दूसरी तरफ धीरे, आपने कहा कि एक किस तरह का दबाव है, तो दबाव, क्योंकि और भी सब जी हैं, सबके पास आना है, और 8:25 हो चुका है, मेरे पास मात्र 5 मिनट का समय जी बस, हाँ, एक तुरंत। तो ये जो दबाव है वो दबाव, वही मैंने कहा कि उनके गठबंधन दलों का ही है, और ये दबाव जाहिर तौर पर अभी आप देखें कि बिहार में ये और भी ज्यादा मिस्ट्री एक बन गया है। जो पूरा नीतीश कुमार का मामला है कि वो है क्या है, नहीं है, उनकी बीमारी से लेके और विधानसभा चुनाव कराने की उनकी मांग का जो सवाल है, जिस पर कहा जा रहा है कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटना चाहते, और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो देखना होगा कि फिर बीजेपी भी इसको और मोदी कैसे मैनेज करते हैं, और नीतीश कुमार किस हद तक जाकर के लड़ते हैं या फिर जो है बैक होते हैं। तो बैक होने में भी नीतीश का नुकसान नहीं है, नुकसान यही है कि विधानसभा चुनाव आरजेडी भी नहीं कराने को तैयार है। तो ये एक मसला ऐसा है जिस पर नीतीश चाहते हैं कि मोदी से ही विधानसभा चुनाव कराने का कमिटमेंट लिया जाए, और इस कमिटमेंट पर फिलहाल उनकी स्ट्रेटजी चल रही है। देखें, आने वाला समय बताएगा।
फिर और भी जानकारियां अपडेट होगी तो हम लोग साझा तो पहले करेंगे। वो जी स्वास्थ्य राजीव। लाभ ले लें, पहले वो मैदानता से बाहर निकलें। ये इम्पोर्टेंट है नीतीश बाबू की आप बात कर रहे हैं। एक सूचना और एक लेटर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूँगा कि इस लेटर को अगर स्क्रीन पर ले आएँ। ये चिट्ठी है 21 मई 2019 की। 21 मई 2019 को ये चिट्ठी लिखी गई है। थोड़ा सा नीचे लाइए और यहाँ ये चिट्ठी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ ऑल द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। ये यूटी और स्टेट्स के नाम से चिट्ठी है। सब्जेक्ट है कैरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी ARO और ऑफिसर्स इनसाइड दी काउंटिंग हॉल। इसके रिगार्डिंग में चिट्ठी लिखी गई है और इसमें लिखा गया है साफ साफ कि जो पॉइंट्स हैं इसमें कि पहले नंबर पर ये कि पहला कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन टू द कमीशंस इंस्ट्रक्शन रेफर्ड अबव एंड टू स्टेट दैट इन व्यू ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ inception of electronically transmitted postal ballot paper system wherein one time password यानी OTP is received on mobile phones. The commission has directed that on the day of counting, यानी आप मोबाइल, ये लोग RO और ARO मोबाइल ले जा सकते हैं इसमें, only that mobile phone of the RO ARO counting supervisors linked to ETBP यानी electronically transmitted postal ballot paper system to be used to receive OTP to log into ETPBS to start counting thereof have to be brought inside the counting hall. The mobile handset will be switched on only to receive OTP and be switched off once the system is logged on to ETPBS। ये लिखा गया है। इसके अलावा और भी है इनसाइड द काउंटिंग हॉल सच एज मोबाइल, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ साफ साफ समझ में आता है कि 21 मई 2019 को ये चिट्ठी लिखी गई तमाम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, CEO को, और हर स्टेट के जब चुनाव का समय, और ये 21 मई 2019 की बात है। और इसके बाद से ये जो चुनाव आयोग के साइट से हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो मैडम जी कह रही थी कि यहाँ पर कोई OTP की बात ही नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रही थी। चलिए खैर, ये हम यहाँ आप लोगों तक रखना चाह रहे थे, वो हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने यहाँ तक आपके पहुँचाया, आप तक रखा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अभी एक सूचना आई है वहाँ से भी, CM के पास से भी, CM शिंदे महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि गलत सूचना फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस बारे में स्पष्टीकरण देगी, पुलिस देगी स्पष्टीकरण जब पुलिस को बताया जाएगा कि क्या बोलना है। खैर छोड़िए। तो ये इंपॉर्टेंट दो पहलू हम आप तक रखना चाह रहे थे, एक शिंदे साहब का बयान, दूसरा ये चिट्ठी दिखाकर बताना चाह रहे थे कि ऑलरेडी 21 मई 2019 को ये आदेश किया गया था कि OTP रिसीव करने के लिए पोस्टल बैलेट जो इलेक्ट्रॉनिकली रखा गया है उसको लॉगिन करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए OTP की ज़रूरत होगी, और मोबाइल आप लेके जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग ऑफिसर्स, ये लोग लेके जाएंगे और लेकिन ये स्विच ऑन करेंगे, OTP रिसीव करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। कहानी यहाँ क्या खत्म हो जाती है या यहाँ से शुरू होती है? प्रशांत टंडन जी। देखिए, पहली बात तो राजीव जी, मुख्यमंत्री शिंदे को, एकनाथ शिंदे को इस मामले पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो कॉम्पो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, वो उस पार्टी के हेड भी हैं, उस पार्टी के मुखिया हैं जो पार्टी विवाद में शामिल है। इसलिए उनका तो स्ट्रेट अवे मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उनको तो इस मामले में बोलने का अधिकार ही नहीं है, पहली बात। अब इसमें बोलने का अधिकार किसका? कोर्ट का है। अब वो कोर्ट जो भी अपनी बात रखेगा वो रखेगा। दूसरा जो आपने अभी दिखा दिया SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने दिखा दिया कि किसके मोबाइल जाएंगे, मोबाइल किसके रजिस्टर्ड होंगे, किसके मोबाइल पे OTP आएगा, और OTP आने के बाद
एक बार सिस्टम लॉगिन हो गया तो वो मोबाइल फोन बंद कर दिए जाएंगे। अब सवाल घूम के फिर वही आ गया कि एक उम्मीदवार जो सत्ताधारी पक्ष का उम्मीदवार है, रवींद्र वायकर, जो शिवसेना शिंदे का एमपी है जीते हुए, उनके रिश्तेदार के पास ओटीपी कैसे आ गया, ये सवाल है। और ये सवाल अब ये भी, इस सवाल का अगला एक्सपेंशन वो जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये अगर मुंबई नॉर्थ ईस्ट में हो रहा था तो ये 100 जगह और कैसे नहीं हो रहा था, इसका जवाब जी इलेक्शन कमीशन कैसे देगा। या तो सबकी रिकाउंटिंग हो, संभव नहीं होगा अभी। दूसरी बात देखिए राजीव जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 300 पार की पूरी तैयारी थी और उसको पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सिविल सोसाइटी ने उसको नाकाम कर दिया। ये तर्क दिया जा रहा कि बनारस से क्यों इतने कम मार्जिन से हारे, वो अयोध्या से क्यों हार गए। इसीलिए हार गए कि सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टी अलर्ट थी। याद कीजिए अयोध्या के बारे में अखिलेश सिंह के ट्वीट्स और अखिलेश यादव के ट्वीट्स और बयान सजग थे एकदम, 1 मिनट का वो पलक नहीं झपका रहे थे। अगर वो नहीं होता तो अयोध्या भी ये लेते और बनारस भी 3.5-4 लाख से जीतते। ये पॉलिटिकल पार्टीज की अलर्टनेस थी। यहां से आगे मामला कहाँ जाएगा। देखिए, तो ये जो पूरा 300 पार का एक नेक्सस था, टीवी मीडिया, एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां, चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टी, ये जो पूरा नेक्सस था ये एक्सपोज हो गया। अब आप देखिए कि ये जो 3-4 एग्जिट पोल वाले थे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका कोई एग्जिट पोल मानेगा नहीं और इनके भविष्य के सारे एग्जिट पोल गलत होंगे, क्योंकि ये कभी भी बीजेपी को हारता हुआ नहीं दिखाएंगे। इनके सारे एग्जिट पोल गलत होंगे, तो इनकी दुकानें अब बंद हो गई। इनके एग्जिट पोल पे अब जनता विश्वास नहीं करेगी, टीवी मीडिया पे विश्वास पहले से ही घटा है। तो ये पूरा जो नेक्सस था, जो मकड़ जाल था 300 पार का, ये खुल गया। और अब धीमे धीमे इस सिस्टम में अलर्टनेस आएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन इन तीनों के रहते तो नहीं सुधरेगा, इसको हम नहीं मान सकते कि ये निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन लोगों में अलर्टनेस आएगी। जनता जो है वो कॉलर पकड़ेगी, तो जब जनता कॉलर पकड़ेगी तो सिस्टम अपने आप सुधरेगा। और एक मुझे पूरा यकीन है कि जनता ने जो कॉलर पकड़ा है इस बार, इसी वजह से ये एग्जिट पोल सही नहीं हो पाए, इसी वजह से 300 पार नहीं हो पाया। अब आगे सिस्टम और भी ठीक होगा और इन 3-4 एग्जिट पोल वाले टीवी मीडिया, इन सब की कलई खुल गई कि ये पूरा एक डिजाइन था और वो डिजाइन जो है सामने आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो डिजाइन सामने आया और सिविल सोसाइटी के लोग और नेता जो प्रतिपक्ष के जो विपक्षी दलों के थे, वो उनका अलर्टनेस भी काफ़ी काम आया, और जो आप बता रहे हैं। और यहाँ से आगे की जो गतिविधियाँ हैं उस पर निगाहें टिकी हुई रहेंगी। ज़रा जल्दी से राहुल लाल जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूँगा, धनंजय जी से क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। राहुल लाल जी, क्या आप यहाँ देखते हैं एक दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है? शिंदे साहब आकर के कह रहे हैं कि पुलिस स्पष्टीकरण देगी, जरूरत देखिए दबाव काफी भयानक दबाव है। और प्रशांत जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कोई चीज होती है। आपके पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, गलत ढंग से चुनाव जीते हैं, वो आप मुख्यमंत्री गलत ढंग से, शिंदे जो मुख्यमंत्री बने वो भी एक गलत ढंग से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राहुल नावेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके शक्तियों का गलत दुरुपयोग करके वहां पे बनी हुई है वो तमाम व्यवस्था है। और देखिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर के स्पष्टीकरण थे, और राजीव जी जिस तरह से आपने एक लेटर भी अभी दिखा दिया ओटीपी को लेके, तो ओटीपी को लेके जो वंदना जी झूठ बोल रही हैं,
वो झूठ तो सीधे सीधे एक्सपोज हो गया। वो ये चीज कहना कि हमने पत्रकार को समझाने का प्रयास किया था, पत्रकार के ऊपर हम विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराएंगे। तो देखिए ये जो पूरा प्रयास है, पूरा प्रयास ये है कि सच्चाई जनता के समक्ष आ सके, और उल्टे जो मीडिया जगत है वो कहीं कहीं दबाव में हो, वो दबाव में लेने का सीधा सीधा प्रयास है, वो सच्चाई को छुपाने का प्रयास दिख रहा है ये। और ये चीजें देखिए, चीजें स्पष्ट राजीव जी उसी समय हो गई थी। इसे बहुत ही बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार कॉलेजियम सिस्टम बना दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए, तो पहले तो सरकार को जरूरत क्या बदली उस कॉलेजियम को बदलने के लिए, वहां से चीफ जस्टिस को हटाने के लिए। और चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही एक निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा देते हैं और 2 की नियुक्ति होने की जो पूरी स्थिति रही, उसी समय से लग रहा था कि जो चुनाव आयुक्त है हमारे तीनों के तीनों होंगे, वो पूरी व्यवस्था जो है वो ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे। और वो चीजें नजर आ रही है। सोचिए कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हुई, जहां पे दिख रहा था कि वो कई सारे सवालों के जवाब देंगे, चूंकि पूरे इलेक्शन के दरमियान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हर स्टेज पे हर चरण के बाद हम लोगों ने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे। उन सारे चीजों का जवाब देते हुए इलेक्शन राजीव कुमार के जो बयान थे उस दिन, मुझे तो राजीव जी काफी आश्चर्य लग रहा था। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हो। तो इलेक्शन कमिश्नर के बयान और बीजेपी प्रवक्ता के बयान में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। तो ऐसे स्थितियों में ये धांधलियां होनी तय थी और वो धांधलियां हुई है। देखिए, जो बैलेट सिस्टम है, बैलेट सिस्टम की जो आरोप मुंबई में लग रहे हैं, वही तो चंडीगढ़ में देखा राजीव जी हम लोगों ने, कि आपको नहीं जिताना है तो आप कुछ वोटों को कैंसिल कर दे रहे हैं और फिर जो है कि जिताने वाले को जिता दे रहे हैं आप। वही चीज वहां पे उन्होंने कर दिया। तो वो चंडीगढ़ मॉडल की बिल्कुल पुनरावृत्ति है। और मैं डंके के तौर पे कहूंगा, ऐसे एक जगह पे नहीं, ऐसे जगहों को खोजा जाएगा तो उन जगहों की संख्या 100 से ऊपर हर हालत में निकलेगी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं धनंजय जी, महाराष्ट्र से शुरू, क्या महाराष्ट्र पे ही खत्म? क्या यहां से हम इसलिए महाराष्ट्र पे खत्म की बात कह रहा हूं क्योंकि शिंदे गुट, अजित पवार गुट ये भी नाराज है। और अगर देखा जाए तो अभी जो अगला सप्ताह, मतलब ये कल का सोमवार नहीं, इसके बाद का सोमवार, यहां से परेशानियों का जो समय है वो शुरू होने वाला है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए, क्योंकि सदन के अंदर इतनी आसानी से ये सारे मामले इकट्ठे हो रहे हैं। चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे ओटीपी का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे ऐसे और भी कई सारे मामले हैं, ये सब कुछ सामने आएंगे। देखिए, नीट ने तो मतलब कलंक कर दिया। नीट जो है एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मेडिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, एग्जाम देते हैं और मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद वो खत्म नहीं हो जाता, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगते हैं। देश का स्वास्थ्य उनके हाथ में होता है। उसको इस तरह से उसको भी बदनाम कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। वहां भी पैसों का धंधा चल रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि जो पैसों का धंधा है कोई नया नहीं है, पहले भी होता था। कई लोग पकड़े गए हैं, हमारे बिहार में बहुत हुए हैं, नवेंदु भाई जानते हैं ऐसे। लेकिन वो होता था क्या, डमी कैंडिडेट उठाए जाते। ये तो पेपर लीक हो गया, यहाँ से लोग वहां उठाया गया। बताइए, झारखंड का लड़का चला आया गुजरात एग्जाम देने के लिए और बाकायदा सेटिंग हो गई, इतने लाख रुपए दो और हम तुमको पास कराते। अब इसके बाद और दुर्भाग्य की बात होती है कि जो शिक्षा मंत्री है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और अब कह रहे हैं कि एनटीए पे कार्रवाई करेंगे। अरे तो आप शिक्षा मंत्री हो भाई, जब पत्रकारों को पता चल गया, पुलिस वालों को पता चल गया, कितने अरेस्ट हो गए, तब तक आपको कुछ पता नहीं, और आप देश के शिक्षा मंत्री हो, मानव संसाधन विकास मंत्री हो। मतलब ये हास्यास्पद है और बहुत दुखद है। अब महाराष्ट्र की बात आपने कही, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, और बीजेपी के लिए यहाँ पे जो है जीने मरने का प्रश्न, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में परिणाम आए हैं, तो लग रहा है बीजेपी को कहीं हम निवट न जाए। तो कहाँ तो वो कोशिश कर रहे थे कि हम जो है अगली बार अकेले दल पर लड़ करके जो है विधानसभा में सत्ता बना लेंगे और हम ही मुख्यमंत्री होंगे, हम ही सब करेंगे, जैसा बिहार में सोचते रहते हैं, वैसे महाराष्ट्र में सोच रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में उनकी सबसे बुरी हालत है, ये समझ लीजिए। और जो उद्धव ठाकरे ने, पृथ्वीराज चौहान ने और शरद पवार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें और स्पष्ट कर दिया कि तीनों एकजुट है, कहीं कोई भेद नहीं है और कहीं कोई झगड़ा नहीं होने वाला है।
ये भी अनाउंस कर दिया उद्धव ठाकरे जी ने कि किसी गद्दार को हम अपनी पार्टी में वापस शामिल नहीं करेंगे। तो इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कि पूरे ईमान के साथ, पूरी तैयारी के साथ और जन समस्याओं को लेकर के महाविकास आघाड़ी जो चुनाव लड़ना चाहती है, उसमें अब इनका एजेंडा पूरा का पूरा फ्लॉप होता नजर आ रहा है। हर बिंदु पे फ्लॉप हुई है बीजेपी सरकार। और जो बच गया था थोड़ा बहुत, जो यहाँ के नागरिकों ने सजा नहीं दी है, वो विधानसभा में और बुरी गत मुझे दिखाई पड़ती है, या और बुरी गत होने वाली है। जी जी जी, देखते हैं सदन के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। इधर संसद में और विधानसभा चुनाव इसी साल है, महाराष्ट्र में भी और इसी साल चुनाव है, हरियाणा और झारखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है। इन चुनावों की बात भी, उसका सूरत हाल भी आप जानेंगे समझेंगे हमारे इसी चैनल पे। और लेकिन उसके साथ साथ ये जो अभी सरकार बनी है, नई नवेली सरकार, और आज 12 दिन हुए हैं रिजल्ट के 12 दिन हुए हैं। सरकार तो 9 तारीख को नरेंद्र मोदी ने ओथ लिया है, तो अभी तो 16 तारीख और 9 तारीख मतलब 7 दिन हुए, एक सप्ताह। आगे देखते हैं अगले सप्ताह से क्या कुछ चलता है, होता है। लेकिन ऐसे घोटाले अगर सामने आएंगे तो घोटालों से शुरुआत हुई है इस सरकार की, और ऐसे घोटाले अगर सामने आते हैं तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है, ये तय मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धनंजय जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, नवेंदु जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप तमाम साथी हमारे साथ जो बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। भुवना संगीत उदयपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको भी प्रणाम करता हूँ। गुरु चरण जी हैं, सबसे छुपा चुनाव आयोग लिख रहे हैं, और मधु जिंगे हैं, आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों को मेरा शुभ संध्या लिख रहे हैं, और VU हमारे साथ हैं, नमस्कार करता हूं आपको भी। और शिवानी सचदेवे हमारे साथ में हैं, शिवानी जी आपको भी नमस्कार। और